हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिलियन एजुकेशन। मैं हिमांशु सर, आपका केमिस्ट्री मेंटर, स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पे। बेटे, हम लोग कल क्या बात किए थे? बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किए थे और कुछ अच्छी बातें किए थे क्या? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का शायद डेफिनेशन बताया गया था आपको, अगर याद हो, कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आज उस कारवां को आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ, और जहां हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। एंड द फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? तो उसमें टाइप देखें, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब डिटेल करेंगे कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं अपन लोग पहला मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आप उनसे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट को जनरेट नहीं कर सकते, यानी जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोलिसिस करने पर वो उनसे सिंपल शुगर जनरेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब, इसका पहला पॉइंट, विच डू नॉट गिव any simpler sugar on upon hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करने पर ये अपने सिंपलर शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी ये सबसे सिंपल यही है, विच डू नॉट गिव एनी सिंपलर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर इनसे कोई सिंपलर शुगर नहीं बन सकती। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे मोनोमर होता है ना बेटा, पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से। तो इथीन जब पॉलीमराइज करता है तो क्या बनता है? आपका पॉलीथीन। वैसे मोनोसेकेराइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यही स्पेसिफिक मैनर में जुड़ते चले जाएंगे तो कभी सुक्रोज बनाएंगे, कभी माल्टोज बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे। दिस इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे सिंपल यही होते हैं, इन्हीं से मिलकर चीजें कॉम्प्लेक्स बनेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जुड़ता चला जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनेगा स्टार्च, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बन जाएगा क्या? सेलुलोज। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थर्ड पॉइंट, अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स occurs in nature, occurs in nature, 20 monosaccharides। एंड नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड्स को बेटा हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एल्डोजेज और कीटोजेज में, यानी जो अपने मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना बेटा, उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे अपन लोग एल्डोजेज और कीटोजेज में। मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं किसमें? एल्डोजेज, ऐसे मोनोसेक्राइड जिनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और ये कीटोजेज जिनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा कीटोन होता है। एल्डोजेज भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, जैसे n इक्वल टू 3, 3 कार्बन का एल्डोजेज एल्डो ट्राइओस। साथ में एक एक एग्जांपल भी याद करते चलेंगे, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड,
N=4। आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम इन सब का आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे मोनोसेक्राइड्स को ड्रॉ करते हैं, उसकी ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। N=4। एल्डोटेट्रोज आप बिल्कुल सब सीख जाओगे। एल्डोटेट्रोज, इसका एक एग्जांपल याद कर लेंगे, इराइथ्रोज। ऐसा नहीं है कि सर क्या एल्डोटेट्रोज के एक ही एग्जांपल होते हैं इराइथ्रोज? मैं क्या बोला हूं आपको, मैं सिखाने वाला हूं कि जैसे आपने बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोटेट्रोज, तो हो सकता है इराइथ्रोज ऑप्शन में ना आए, तो वहां पे थ्रियोज भी हो सकता है। सर एल्डोपेंटोज में क्या केवल राइबोज ही हो सकता है? नहीं, राइबोज भी होगा, अरेबिनोज भी होगा, जाइलोज भी होगा, लाइसोज भी होगा। तो मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा कि किसके कौन कौन से एग्जाम्पल आपको सीखना है, उस सब मैं आपको जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगा तो सब आपके एग्जाम्पल आपको याद करा दूंगा ट्रिक देके कि एल्डोपेंटोज के कौन कौन से एग्जाम्पल, एल्डोहेक्सोज के कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे जब एल्डोहेक्सोज आता है तो अपने दिमाग में बड़ी सिंपल बातें आती हैं कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोज, तो आप मोस्टली ग्लूकोज को खोजते रहते हो कि ग्लूकोज, बट एल्डोहेक्सोज क्या केवल ग्लूकोज है? गैलेक्टोज भी है, एलोज भी है, एल्ट्रोज भी है, आइडोज भी है, टाइलोज भी है, बहुत सारे एल्डोहेक्सोज होते हैं। तो आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं सब मोनोसेक्राइड्स को कैसे याद करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, इसकी ट्रिक्स हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। N=5 एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज एग्जाम्पल राइबोज। बट इससे ही खुश नहीं होंगे अपन लोग कि राइबोज एक याद कर लिए, सर क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई? नहीं, एल्डोपेंटोज के और से एग्जांपल याद कराएंगे, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लाइसोज, कि क्वेश्चन अपना छूटने ना पाए। क्योंकि दुनिया क्या खोजेगी एल्डोपेंटोज में? राइबोज। अब मान लो उसने राइबोज को ऑप्शन से गायब कर दिया, तब अब वहां डाला जाइलोज, लाइसोज, तो आप कंफ्यूज, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो वो आपको पूरा आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद करने रहेंगे। राइबोज, N=6 एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज एग्जाम्पल ग्लूकोज। बट क्या सर ग्लूकोज याद करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज, टैलोज, आइडोज, गैलेक्टोज, गुलोज, बहुत सारे हैं एल्डोहेक्सोज। और हमने आपसे वादा किया है आपको बताऊंगा कैसे इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे इनको याद करते हैं, वो आपको मैं याद करा दूंगा, आप उसका तो कभी टेंशन लेना ही मत। आ जाओ, कीटोजेज, ये भी बेटे फर्दर क्लासिफाई होते हैं, इनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है 3। कीटो ट्राइयोज, कीटो ट्राइयोज एग्जाम्पल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, कीटोटेट्रोज एग्जाम्पल इराइथ्रुलोज, कीटोपेंटोज एग्जाम्पल रिबुलोज, कीटोहेक्सोज एग्जाम्पल फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में एक इंफॉर्मेशन और याद रखेंगे, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर होती है। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए भी हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? आंसर क्या रहेगा आपका? फ्रक्टोज। इन सब के स्ट्रक्चर में आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। आज हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इनको याद कैसे करते हैं सबकी ट्रिक आपको बताने वाला हूं आगे। तो ये मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया बेशक इसमें एल्डोजेज और कीटोजेज में। ऐसे मोनोसेक्राइड जिनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उनको एल्डोजेज, कल आपको एग्जांपल भी दिखाया था, याद करो, ग्लूकोज। और कीटो में दिखाया था फ्रक्टोज का एग्जांपल आपको। आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 1 देखिए, वहां मैंने बहुत डिटेल में आपको डेफिनेशन के थ्रू ही इसको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर आप लेक्चर 2 पे आइए, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। चलिए अब आते हैं अपन लोग ऑलिगोसैकेराइड्स पे। ये क्या हुआ बेटा आपका? मोनोसैकेराइड्स।
नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं अपन लोग? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। आइए डेफिनेशन को लिखते हैं। विच कैन गिव टू to 10 monosaccharides unit ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट को जनरेट करते हैं। अब बेटा सुनो, यानी इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट भी जनरेट हो सकती हैं, 3 भी जनरेट हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। तो ओलिगोसैकेराइड्स को भी बेटे फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। कैसे? डाइसैकेराइड्स, मतलब ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं। ट्राइसैकेराइड, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं। टेट्रासैकेराइड, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं। आइए इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स है, इनको अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो क्या होता है? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मतलब जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स को जनरेट करेंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स। अब इसकी एग्जांपल आपको याद करना होगा। पहला सुक्रोज, एक डाइसैकेराइड है जिसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक मीडियम में तो आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो डाइसैकेराइड हुआ सुक्रोज, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड दिया बेटा। सेकेंड माल्टोज, माल्टोज, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं, ग्लूकोज। और तीसरा लैक्टोज, जिसको हम बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। इस पे मिलेगा 1 यूनिट ग्लूकोज का प्लस 1 यूनिट गैलेक्टोज का। तो ये हो गए आपके डाइसैकेराइड, यानी ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं। एग्जांपल कौन कौन सा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वेरी गुड। माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर। तो ये हुआ डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स पे आते हैं। ट्राइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड पहले था डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, यानी ये कितनी यूनिट मोनोसैकेराइड के देंगे? ट्राई का मतलब 3, यानी इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी। गिव 3 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? रैफिनोज, रैफिनोज, जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा 1 यूनिट ग्लूकोज का
1 यूनिट फ्रक्टोज का और 1 यूनिट गैलेक्टोज का, इसलिए इसको बेटे क्या बोलते हैं? ट्राइसैकेराइड। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा कुछ भी हो आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स, अब बताओ क्या नाम से क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या लिखने वाला हूं? गेस कर सकते हो क्या लिखूंगा? हाँ सर, गेस करेंगे ना। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब आपने लिखा कि जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड जनरेट हो। तो टेट्रा में क्या लिखोगे? कुछ तो थोड़ी लिखने वाले हो आप क्या लिखोगे? गिव 4 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। यस, बिल्कुल आपने सही समझा, मैं वही लिखूंगा जो आप चाहते हो। तुम्हें जो पसंद है वही बात करेंगे। गिव 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट होती हैं। एग्जाम्पल, स्टाइकियोज, स्टाइकियोज, इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो मिलता है 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रक्टोज का और 2 यूनिट गैलेक्टोज के। तो ये रह गया आपका ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड मैंने क्या बोला? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट हो सकती हैं। ओलिगो को कैसे क्लासिफाई किया? डाइसैकेराइड, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड होगा। एग्जाम्पल आपको सारे याद कर लेने हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है यह भी आपको याद रखना है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर 1 यूनिट ग्लूकोज, 1 यूनिट फ्रक्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट ग्लूकोज के, और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ट्राइसैकेराइड जो 3 मोनोसैकेराइड जनरेट करेंगे, रैफिनोज, और टेट्रासैकेराइड में स्टाइकियोज। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स नाम से क्लियर हो गया। यहां पे कोई स्पेशल नंबर तो असाइन नहीं किया जाता है, बट विच गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। which give large number of monosaccharides on hydrolysis। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे इसका, जैसे पहला स्टार्च, जो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सेकंड, ग्लाइकोजन, एंड थर्ड सेलुलोज, इसकी प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज। तो ये हो गए आपका बेटा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। रिकमेंडेशन है एग्जाम्पल को आप याद करते चलेंगे। क्लियर? अब आगे अपन बढ़ते हैं और सेकंड क्लासिफिकेशन लेते हैं कि वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शुगर एंड नॉन शुगर। तो सेकंड क्लासिफिकेशन लेते हैं आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ solubility in water,
उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं बेटा, शुगर एंड नॉन शुगर। आई, यहां पे दो पार्ट होगा आपका, पहला शुगर एंड सेकेंड वन नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं बेटा, इनके बारे में लिखूं, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर। सेकंड, स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठे लगते हैं ये। एंड थर्ड वन, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल इनका क्या होगा, शुगर का क्रिस्टलाइन है यानी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती होगी सर, स्वीट इन टेस्ट है और वाटर में सॉल्युबल है। एग्जाम्पल, सारे आपके मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आपके शुगर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल तो आपको अलग अलग नहीं याद रखना है, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ये सारे ग्लूकोज फ्रक्टोज जितना आपको बताया सारे इसमें आते हैं। नॉन शुगर में बात करें बेटा, सब कुछ इसका रिवर्स लिखेंगे, एमॉर्फस इन नेचर, टेस्टलेस होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं डिसॉल्व होते। एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब नॉन शुगर में आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जितने भी आपको बताया ना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब नॉन शुगर में आ जाएंगे। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया बेटा किसमें, आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पे शुगर एंड नॉन शुगर। क्लियर? अच्छा, इतनी बातें तो हो गई। अब बात आता है सर कुछ और। अब तीसरा है बेटा, एक को आप लोग शायद आप स्टीरियो आइसोमर में पढ़ते ही हो आप लोग कि डी एंड एल शुगर, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये एक्चुअली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, मोनोसैकेराइड्स बना के बोलेगा डी है या एल है, तो उसके लिए आप बात करते हैं। अब जरा इसको ऑप्टिकल आइसोमर में अपन डिटेल करेंगे, डी एंड एल। तो क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इस डी से मतलब नहीं होता कि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। स्मॉल डी लिखा है तो डेक्स्ट्रो है जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, स्मॉल एल लिखा है बेटा तो क्या है, लीवो है। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है। पहली बात तो दिमाग में ये चीज सेट करो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना लादना नहीं है, ये केवल एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जो कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए यूज किया गया था। तो इसको कार्बोहाइड्रेट पे कैसे अप्लाई किया गया, जरा ये देखिए क्या बोला गया। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लोवेस्ट कायरल सेंटर पे ओ एच राइट हैंड साइड होगा तो उसको हम डी शुगर बोला करेंगे, और किसी कार्बोहाइड्रेट के लोवेस्ट कायरल सेंटर पे अगर ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको एल बोलेंगे। आइए एग्जांपल कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, देखो सी एच ओ, CH2OH, OH और H, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड एल्डोट्राइओज, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डोट्राइओज का एग्जाम्पल था ये। अगर मैं यहां पूछूं भाई ये डी शुगर है या एल है,
तो लोवेस्ट कायरल सेंटर, अब आपको पता है CHO तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है आपका, अगर इसको ऐसे बना दूं आपके सामने, CHO को मैं ऐसा लिख दूं, कुछ इस तरह से, टी डबल बॉन्ड OH, ये CHO है, OH H और CH2OH, तो ये कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता, डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ है, sp3 होते हैं और चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता, दो दो H सेम हो चुके, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में यही कार्बन कायरल है, एक ही कायरल कार्बन है और यही लोवेस्ट माना जाएगा। तो इसमें देखिए क्या OH आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है, यस, तो इसको बोलेंगे क्या, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल डी, और डी की जो मिरर इमेज होगी उसको बोलते हैं क्या, एल। अगर इसकी आप मिरर इमेज बना लीजिए, OH मिरर में ये चीज इधर दिखेगी H और CH2OH, अब देखिए आपको OH लेफ्ट हैंड साइड दिख गया, इसको क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के बेटा लोवेस्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड है तो उसको डी शुगर बोलते हैं, कैपिटल डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है OH लास्ट कायरल सेंटर पे, लोवेस्ट कायरल सेंटर पे, तो उसको एल बोलते हैं। एक और एग्जांपल कराता हूं आपके सामने ग्लूकोज का, आइए, अगर मैं ग्लूकोज को बनाऊं, देखिए CHO CH2OH OH H H OH OH H OH और H। कल हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज में ये पहला कायरल सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप जब भी नंबरिंग करते हो तो प्रायोरिटी कहां से दोगे बताओ, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है और 6 ये है। तो लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन सा है, 5th नंबर वाला सेंटर लोवेस्ट कायरल सेंटर है। क्या उसमें तुम्हें OH राइट हैंड साइड दिख रहा है, यस सर, लास्ट कायरल सेंटर पे, लोवेस्ट कायरल सेंटर पे OH राइट है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टी ग्लूकोज। बेटा ये वही है जो आप मार्केट से लाते हो, ग्लूकॉन डी, कभी पैकेट के ऊपर देखा करो, ग्लूकॉन के आगे कैपिटल डी लिखा रहता है, यानी वो वाला ग्लूकोज है जिसके लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड होता है। अब एल ग्लूकोज अगर बनाना है तो आप ये मत कर दीजिएगा कि बस इसको लेफ्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे एल बनाना है चलो इसकी पलट देते हैं, बस नहीं, डी का जो मिरर इमेज है वो एल होता है, का मिरर इमेज बना लेते हैं। चलिए मिरर इमेज में क्या होगा, देखो 1 2 3 4, ये तो ऐसा ही दिखेगा, चलो OH इधर दिख जाएगा, इधर H, मिरर के सामने ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये OH और ये H। तो D की जो मिरर इमेज होती है वो L होती है, यानी यहां देखिए OH कहां गया लास्ट कायरल सेंटर पे, लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट में आ गया, तो ये हो जाएगा L ग्लूकोज। बट एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस D और इस L का थोड़ा भी मतलब ये मत निकालिएगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लिवो रोटेटरी है, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है बेटा, स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है जो डेक्स्ट्रो और लिवो होता है, यानी अगर स्मॉल डी है तो ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, पीपीएल मान लीजिए ये है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये घूम जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, पीपीएल ये था, पीपीएल पीपीएल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लिवो का मतलब क्या है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट है तो इसको ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा पीपीएल को। तो इस कैपिटल डी और इस कैपिटल एल का मतलब थोड़ा भी मत लगाइएगा कि ये डेक्स्ट्रो और ये लिवो है, ये केवल कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन
कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के लोवेस्ट कायरल सेंटर पे, सबसे नीचे वाले कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड है तो उसको D बोलते हैं, और D की मिरर इमेज क्या होती है? L होती है। तो आप जब मार्केट में जाते हो, आप ग्लूकोज जब लाते हो तो क्या पैकेट में लिखता है? ग्लूकॉन डी। गौर से देखना, वो कैपिटल D रहता है। यानी आप वो वाला ग्लूकोज ले आते हो जिसके लास्ट कायरल सेंटर पे OH कहां होता है? राइट, क्योंकि ब्लड में आप अपने वो डिसॉल्व होता है। तो ये हुआ D और L शुगर। क्लासिफिकेशन अभी थोड़ा और बाकी है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसको हम कोशिश करेंगे अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आप बेटा चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, जिससे जो भी हमारे वीडियो बने उसको सबसे पहले आपको पता चल जाए कि सर का वीडियो आ चुका है। प्रॉपर पढ़ते जाइए बेटा। कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, कोई आपको डाउट है कोई इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी इसको हम लोग अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी आपको धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर आप ऑन द स्पॉट ड्रॉ कर लोगे विदाउट एनी टेंशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, इसके आगे कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा।